अभी लोडिंग ही चलने लग रही है, चलो कोई बात नहीं। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया, सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पे भाई सांझ का सीढ़ा है, इवनिंग की कोल्डनेस में बारिश वाले मौसम के अंदर फिर तो स्वागत करता हूं के अंदर आ जाओ फटाफट से। शेयर नहीं अब हो गया शेयर, आ जाओ भाई फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हमारी इस सीरीज का 7वां दिन है भाई। लगातार आपने 6 दिन हो गए क्लास लगाते हो, आज अपनी 7वीं क्लास है। और अपना जो नेशनल इनकम का टॉपिक चलने लग रहा था, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये जो टॉपिक चलने लग रहा था, इसकी एक क्लास, दो क्लास तो हमारी स्पेशलिस्ट की थ्योरी की हुई थी, जिसके अंदर एक के अंदर हमने स्पेशल पूरी नेशनल इनकम पढ़ी, दूसरी के अंदर हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एंड ये चीजें पढ़ी। आवाज नहीं आने लग रही, आवाज आने तो लग रही है, ठीक है। दूसरी के अंदर हमने जीडीपी, जीएनपी वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें पढ़ी। भाई अजय राजपूत अपना उसको ठीक करवा भाई, कान को, ठीक है। आवाज आने तो लग रही यार। प्रणाम भाई प्रणाम। केमिस्ट्री क्लास 8 के बाद बैच में भाई डेली आने लग रही है, खोल के देख ले। 2 बजे क्लास लिया करो भाई, क्लास तैयार भी करनी पड़े भाई, दिन में और काम भी हुए हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आज कल आप ही ने करे थे इससे रिलेटेड एमसीक्यू, जो अपना नेशनल इनकम वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करे थे। आज भाई हम जो नेशनल इनकम का जो पार्ट 2 था अपना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उससे रिलेटेड भी भाई कुछ टॉपिकों के एमसीक्यू भी करने वाले हैं। कल आपने शायद 27-28% करे थे, आज फिर 27-28% करें और आज हमारे टॉपिक हो जाए फिनिश। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम होगा इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यू जो बचे हुए हैं, ये करने आपके लिए जरूरी, क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है प्रीवियस ईयर के जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप पेपर के अंदर क्या लिख के आओगे, ठीक है। तो इसलिए ये करने आपके जरूरी है। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 500 एंड द प्राइस इंडेक्स इज 150। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 500 और मूल्य सूचकांक 150 तो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ? मैं पहले बताने लग रहा हूं, जो साथी पिछली क्लास से लगा रखी 2 से 3 क्लास से, वही इस क्लास को देखे, जिसने नहीं लगा रखी समझ में नहीं आएगा, सिस्टम ऊपर से टपेगा, ठीक है। पहले बताने लग रहा हूं। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंडेक्स का कल भी बहुत बार करवाया था। ऊपर लिखना हमको नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और नीचे लिखनी हमने रियल जीडीपी, ठीक है, और गुणा में क्या लिखना हमको 100 लिखना। ये हमारा किसका फॉर्मूला था? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था, कल भी करवाया था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, देखो क्या दे रखा है। मैं हमारा रियल जीडीपी का वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है, मैंने लिख ली 500 भाई, ठीक है जी। प्राइस इंडेक्स हमको 150 दे रखा है, ठीक है जी। तो प्रश्न क्या पूछ रखा है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? ये एज इट इज प्रीवियस का प्रश्न है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी क्या होगी ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है। गुणा में कर देंगे 100, ठीक है जी, ठीक है। 100 है तो 2 जीरो से तुम्हारी 2 जीरो कटेगी, 15 5 75 यानी 750। 750 क्या हो जाएगी तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई या नहीं आई? एज इट इज डिट्टो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, सारे के सारे डिट्टो। 750 750 750। सर सर्दी लग रही है, अंकित भाटी। अंकित भाई अगर आपको सर्दी लगने लग रही है तो भाई, इतनी गर्मी में भी सर्दी लगने लग रही है तो भाई प्रयोग करो हथियारों का, ठीक है। कौन से हथियार का प्रयोग करें जी? एक ही हथियार है भाई आपके पास, और 2-3 तो है नहीं, उसी का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है। भारत द्वारा आमों का निर्यात उसकी राष्ट्रीय आय मापने की किस विधि का एक हिस्सा है? एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज बाय इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच मेथड ऑफ मेजरिंग इट्स नेशनल इनकम? मैंने आपको एक मेथड करवाया था नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड मेथड, ये भी करवाया था, इनकम मेथड भी करवाया था और एक्सपेंस मेथड भी करवाया। तीनों मेथड मैंने आपको करवाए थे जिस दिन मैंने आपको नेशनल इनकम की थ्योरी करवाई थी, याद कर लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो, अगर आप क्या है, भारत आमों को बेचने लग रहे हैं, आप विदेश के अंदर आम बेचने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है आप अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने लग रहे हो, कुछ घाटा तो नहीं करने लग रहे। अब आप मान लो मैं कोर्स बेचने लग जाऊं और ऐसे कोर्स बेचो जो विदेश के लोग भी खरीदते हैं, वैसे तो कोर्स बेचने नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोर्स जो विदेश के लोग भी खरीदते हैं, तो उससे क्या है, मैं अपनी देश की इकोनॉमी के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करने लग रहा हूं, विदेश से पैसा अपने देश के अंदर लाने लग रहा हूं, ठीक है। तो यानी अपने देश की इकोनॉमी के अंदर कुछ पैसा ऐड करने लग रहा हूं। तो ये मेथड कौन सा होता है हमारे पास? वैल्यू एडेड मेथड होता है, मूल्यवर्धित मेथड होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स जितनी इंग्लिश में पढ़ोगे उतनी इजी रहेगी, जितना हिंदी में पढ़ोगे समझ से बाहर जाएगी, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते देखो। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जब मैंने आपको परसों थ्योरी की क्लास करवाई थी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, उस दिन मैंने एक स्पेशल एक चीज बताई थी, मैं इसको रट लेना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ रट लेना, ये पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। एज इट इज ये आपका सीपीओ के अंदर आया हुआ है, सीपीओ 2024 के अंदर भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बेस्ट डिस्क्राइब नेशनल इनकम? कौन सा सेट है जो कि नेशनल इनकम को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? आप खुद बता दो, स्पेशल आपको नहीं करवाया, बताओ कौन सा था हमारा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा क्या है, नेशनल इनकम को दर्शाता है। बहुत आप स्पेशल देख लेना चाहिए, जो मैंने आपको एडिटेड नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर देख लेना चाहिए, उसके अंदर भी स्पेशल लिख रखी है लाइन, मैं ये पक्का रट लेना, पक्का आता है एग्जाम के अंदर भाई। कौन सा हमारा नेशनल इनकम को दर्शाता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पक्का रट जाना। अभी भी कहने लग रहा हूं, पक्का रट जाना, पक्का पेपर में ऑडिटो सेम। आगे चले, अगला देखो क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी व्हाइल कैलकुलेट नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर? अगर हमें नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को अगर कैलकुलेट करना है तो जीएनपी के अंदर से हमें कौन सी चीज है आपको माइनस कर। जीएनपी का मतलब क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया हमारे पास? ग्रोस
नेशनल प्रोडक्ट। ये कौन सा होता है जी? मैंने आपको स्पेशल बताया था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्या हमारे पास, जो हम लोग जैसे जो भारत के लोग हैं वो विदेशों के अंदर जो काम करने लग रहे हैं, वहां पर जो इनकम कमाने लग रहे हैं उसको जीएनपी बोलते हैं। आपको स्पेशल बताया जीडीपी, जो भारत की सीमाओं के अंदर जो इनकम कमाई जाती है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो अभी क्या दे रखे आपको कि शुद्ध आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की गणना करते समय किसको जीएनपी के अंदर से घटाया जाता है? प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या है? द इंपोर्टेंस ऑफ लेस्योर टाइम, अवकाश के समय का महत्व, इसका कोई रोल नहीं होता भाई। दूसरा, शहरी जीवन की भीड़ भाड़ के लिए समायोजन, एडजस्टिंग टू द कंजेशन ऑफ अर्बन लाइफ, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई आप देखो, आप विदेश के अंदर पैसा कमाने लग रहे हो, ठीक है, तो उधर आप जो रहने का खर्च उठाने लग रहे हो शहरी जीवन की भीड़ भाड़ के अंदर, ठीक है, तो उस चीज को तो जीएनपी के अंदर से माइनस ही करोगे, यानी एक तरीके से आपका खर्चा हो गया। अरे आप खुद सोचो, आप एक विदेश के अंदर रहने लग रहे हो, आप मान लिया अमेरिका के अंदर रहने लग रहे हो, ठीक है, आपने वहां पर फैक्ट्री लगा दी, कोई भी आपने फैक्ट्री लगा दी और उसका पैसा अपने इंडिया के अंदर आने लग रहा है, इंडिया के अंदर आप पैसा देने लग रहे हो, तो सीधी सी बात, आप मान लिया वहां पर आप शहर के अंदर आप रहने लग रहे हो, ठीक है, वहां पर आपका खर्चा भी तो है, ये तो नहीं अमेरिका वाले आपको पालने लग रहे हैं, खुद का खर्चा भी उठाना, फैक्ट्री का खर्चा भी उठाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो यानी यह शहरी जीवन की भीड़ भाड़ के लिए समायोजन, इस चीज को हम लोग क्या जीएनपी के अंदर से माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका जो पर्सनल खर्चा है उसको जीएनपी के अंदर से माइनस कर देंगे, तो जो चीज बची उसको क्या बोले? नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी जो हमारे पास नेट जो फाइनल चीज हमारे पास निकल के आई है आर्थिक रूप से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ मतलब अलग चीजें हैं जो आपको थ्योरी से अलग मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते, आगे देखो हमारे पास कौन सा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत में जीवीए अवधारणा को किस वर्ष अपनाया? अच्छा प्रश्न है। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर अडॉप्ट द जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एड कंसेप्ट को इंडिया के अंदर कब अपनाया गया? अच्छा प्रश्न है भाई, थ्योरी के अंदर भी करवाया था। मैं आपको देखो बताता हूं, एक चीज ये रखना, भारत के अंदर जो भी जीडीपी का आकलन करना होता है ना, जीडीपी का जो भी आकलन करना होता है वो कौन करता है? सीएसओ ऑफिस वाले करते हैं। सीएसओ ऑफिस का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, ये रहा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीएसओ की, ठीक है। पहले इसका नाम होता था, पुराने समय के अंदर इसका नाम क्या था, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता, पुराने समय में इसका नाम क्या था? एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो अब क्या होता है भाई, जो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स जो ऑफिस था हमारा, जो यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, इसने जो जीवीए मेथड था हमारा, ग्रोस वैल्यू एड, अभी नहीं पढ़ा हमने, जैसे आम हमने विदेश के अंदर भेज दिए, तो आम हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर क्या है, कुछ वैल्यू एड करने लग रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, मतलब इस मेथड को है जो हमारा सीएसओ ऑफिस है उसने कब अपनाया था? तो इसने कब अपनाया था? साल 2015 के अंदर इस मेथड को अपनाया था। एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। कई साथी सी आंसर देने लग रहे, सी गलत है भाई, 2015 आएगा, 2015 के अंदर अपनाया था मेरे भाई, 1993 आएगा सर, 1993 आएगा, चेक कर लेता हूं भाई मैं एक बार, मेरे हिसाब से 2015 ही आना चाहिए, मैंने 2015 पढ़ा था भाई। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी चेक करके बता देता हूं आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अभी चेक कर दूँ, 1 मिनट का समय दो बस। नहीं भाई 2015 ही है, गलत आप लोगों का, 2015 ही है मेरे भाई, हाँ आप लोगों का गलत है भाई। चलो आगे, आगे देखो अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, क्या फॉर्मूला है? अरे 2 दिन हो गए माथा मार दौड़ी, जब भी कोई गलत बताओगा ना भाई तो उसका बड़ा कलिंग युद्ध नहीं है भाई, ठीक है, मजाक की बात नहीं, 100 बार बता लिया। जीडीपी डिफ्लेटर, आंसर दो, इस तरफ ना देखो बोर्ड के ऊपर, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स दोनों एक ही चीज है, इनका फॉर्मूला बता दो यार, 200 बार बता लिया, के फॉर्मूला एक ही है, नॉमिनल जीडीपी बाय में रियल जीडीपी और गुणा में 100, यो फॉर्मूला है भाई। अब देख लो कौन सा, नॉमिनल जीडीपी माइनस का रोल भी की इस प्रश्न का मैं भी अगर किसी साथी ना सी आंसर दिया तो उसका बड़ा सी भी कोई नहीं भाई, सी फॉर कैट, बिल्ली कोई नहीं उससे बड़ी। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला देखो हमारे पास कौन सा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवीए इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग? जब हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर जीवीए का मतलब क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, अभी अभी बताया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आई? आगे चलो, आगे चलो जी, अगला देखो क्या हमारे पास,
कुछ स्थिर मूल्य पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट प्राइस? स्पेशल बताया था पूरी क्लास के अंदर, स्पेशल सिखा लिया, फिर भी अगर गलती करके आओ तो कोई इलाज नहीं तारा। दो डाल की जीडीपी है, एक रियल जीडीपी है, एक तारी है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, यानी स्थिर मूल्य के ऊपर हमारी कौन सी जीडीपी कैलकुलेट होती है? रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है। 200 बार बता चुका हूं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमारी किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? करंट प्राइस के ऊपर, जो वर्तमान में जो मूल्य है उसके ऊपर जो कैलकुलेट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी जो हमारी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। यही प्रश्न के अंदर दिया गया है कि व्हाट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट प्राइस। जो सी जीडीपी हमारी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। किधर गई? ऑप्शन नंबर हमारा ए है करेक्ट यार, रियल जीडीपी भाई, ठीक है। एज इट इज यार, थ्योरी के अंदर करवाई हुई सारी की सारी चीजें, और ये प्रश्न सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, पिछले सालों के अंदर, ठीक। कुछ नया नहीं करवाने लग रहा है इसके अंदर में, एक दो कुछ नया आ जाता, जैसे 2015 था ये वाला मैंने नया करवाया, थ्योरी के अंदर नहीं करवाई थी ये चीजें, तो ये आपको नहीं करवाने लग रहा हूं बस। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई। वेरी गुड, शाबाश। रियल जीडीपी बस सिंपल है यार, कुछ मुश्किल है ही नहीं मेरे भाई। अगर ध्यान से समझोगे ना चीजों को तो बहुत इजी है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर। आगे देखो अगला हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम इज करेक्ट। जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखो क्या हमारा, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। क्या जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं क्या उनको नेशनल इनकम के अंदर शामिल नहीं किया जाता? बिल्कुल सही है, शामिल नहीं करते। कैसे जी? कल भी तो बताया था। अब जैसे आपने एप्पल का फोन ले लिया 70,000 रुपए का, और अब आपने 1 साल बाद उसको बेच दिया 40,000 रुपए में, तो ये जो आपकी जो इनकम हुई इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट क्या करेंगे जी? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया और जो एक ही बार बिक सकता स्टार्टिंग के अंदर जो बिका है उसी को नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। दोबारा जो इंटरमीडिएट यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। इससे क्या है, मतलब कि डबल वाला रोल स्टार्ट हो जाता है, दोहरा जोड़ वाला रोल स्टार्ट हो जाता है। यानी पहला कथन सही। दूसरा हमारा, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही। फाइनल गुड्स को ही तो शामिल किया जाता है। लास्ट में आपका फोन बन के तैयार हो गया, आपने बेच दिया, इसको राष्ट्रीय इनकम में शामिल किया जाए। अगर आप इसको दोबारा बेचने लग रहे हो तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उपरोक्त सभी दोनों के दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। बिल्कुल बेसिक था, इसके अंदर था कुछ मुश्किल? गुरुजी इकोनॉमिक्स देख कर तना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगावांगा। फेस ब्लू स्माइलिंग, अच्छा रहा, लगा दो भाई। आई वाला का भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, जल्दी कराओ। जल्दी कितनी जल्दी कराऊं? घरा जाना है। हरियाणा एक्ट वाली सीरीज प्री में नहीं भाई, प्री में नहीं लगेगी भाई। सीईटी मेंस का कंटेंट प्री में थोड़े ना डलेगा यार। प्री का बैच अलग था, मेंस का बैच अलग है। अब मेंस का कंटेंट प्री में थोड़े ना डालेंगे, मानते हो ये बात? अब मेंस के अंदर हरियाणा पुलिस एक्ट का सौदा है, एनिमल हस्बेंड्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको प्री में थोड़े ना डालेंगे, मानते हो ये बात? वो तो पागलपंती होगी। जो चीज परी की वो परी में डलेगी। परी का बैच परी के हिसाब से था, मेंस का बैच मेंस के हिसाब से। आगे चलते अगला देखो कौन सा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। स्पेशल बताए थे 3 ही मेथड है। कौन से हमारा? एक तो इनकम मेथड, एक एक्सपेंस यानी खर्चे वाला मेथड, और तीसरा हमारा कौन सा था? प्रोडक्शन मेथड भाई, ठीक है। तो 3 ही मेथड होते हैं हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। बैंकिंग मेथड कोई मेथड भी होता है क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करना? नहीं, ये कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाए, ये मेथड हमारा नहीं होता कोई भी इनकम मेथड का। आगे देखो क्या है, वर्तमान प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य क्या कहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्रीवेलिंग प्राइस। अच्छा प्रश्न है। अभी तो बताया, अगर आपके पास क्या प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइस पर अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी भाई। और अगर करंट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलते हो? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं जी। तो यही तो पूछा गया है, करंट प्रीवेलिंग प्राइस के ऊपर जब जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं बे? नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
इधर काहे देख रहे हो, जर्दा थूक देंगे, फिर बोलोगे ना केसरिया रंग फैला दिया सब जगह। ससुरा हमारी तरफ देखता घूरत, इधर देखो इधर। ठीक है, 2 मिनट पहले बताया था ये कंसेप्ट हुआ, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। क्यों? तुम्हारा ध्यान तो लोंडियाबाजी में है ना। चलो आगे। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब हो गया जो बड़े लेवल की जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करते हैं, वो कंसेप्ट हमारा किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। तो किसके ऊपर? नेशनल इनकम के सिद्धांत के ऊपर क्या हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सारा निर्भर करता है। मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे फैक्टर हमारे किसके अंदर आते हैं? नेशनल के अंदर आते हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे माइक्रो अंदर आते हैं। बस सिंपल है बे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अच्छा पर्सन है भाई। कौन सा भारत सरकार का संगठन है जो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों करवा रखे ना? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस ये बताओ। स्पेशल करवाया था कि आपको स्पेशल बताया नहीं था? फैक्टर कॉस्ट आपको देखो, अगर क्या है मार्केट फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस के अंदर आना है तो क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट के अंदर से नेट, जो हमारा नेट था, क्या था हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा तुम्हें? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा हम लोग क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से किसके अंदर आ जाएंगे? मार्केट प्राइस के अंदर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या दे? नहीं, सॉरी, मार्केट प्राइस के अंदर से नेट वो माइनस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस के अंदर से माइनस होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट के अंदर से नहीं होते। मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट के अंदर आप सामान बेचते हो तभी तो टैक्स लगते हैं, तो टैक्स आप कहां से माइनस करोगे? मार्केट वाले प्राइस के अंदर से माइनस करोगे। ठीक है, तो अब पर्सन ये पूछा गया भाई ये जो चीजें होती हैं भाई, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, ये भारत सरकार की कौन सी जो संस्था है वो इसको जारी करती है? बताओ, आंसर दो। सी। वेरी गुड भाई, सी आंसर। बफरिंग नहीं होने लग रही मेरे भाई, मैं तब कहीं इसी को तो देखने लग रहा हूं स्क्रीन को, बफरिंग नहीं होने लग रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी तो बताया पहले हमारा, देखो वर्तमान में इसका नाम क्या है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। पुराने समय में इसका नाम क्या था? एनएसओ। अभी 2 मिनट पहले लिखवाया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से इसको पुराने समय के अंदर जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला देखो हमारे पास क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमेटी। जो हमारी राष्ट्रीय आय समिति थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को पता है भाई, जो भी हमारा इकोनॉमिक्स के जो महारथी हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी सारी पॉलिसी बनाई है, जो भी सारा सिस्टम होया है, उसको जो हेड किया था, जिसने उसका नेतृत्व किया था, कौन थे? आप याद भी करो, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पीसी महालनोबिस हैं भाई, इनके द्वारा, इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, एक तरीके से अर्थशास्त्र का पितामह है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है। इन 1950-51 व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा प्रश्न पूछा गया, सीजीएल के अंदर आया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो जब 1950 से 51 का समय था, उसके अंदर जो हमारी जीडीपी थी, यानी ग्रोस जो हमारा प्रोडक्ट था हमारा, ठीक है, इसके अंदर भाई इंडस्ट्रियल जो सेक्टर यानी हमारी जो फैक्ट्रियां वगैरह, उसका कितने प्रतिशत योगदान था? ठीक है, मान लिया हमारी जीडीपी मान लिया इतने करोड़ की थी, मान लिया 1000 करोड़ की थी, तो 1000 करोड़ के अंदर जो हमारी फैक्ट्रियां थी जो, ठीक है, इनका कितने प्रतिशत योगदान था? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। सर जो आप सीईटी मेंस में क्लासेस ले रहे हो पुराने बैच में डालोगे? नहीं डलेंगे भाई पुराने के अंदर। पुराने के अंदर क्यों डलेंगे यार? तुम फिर पागलानी बात करने लगे थे यार। जब तुम्हारा पुराने के अंदर सारा सिलेबस पूरा करवा रखे है, सारी चीज तुमको करवा रखी है भाई, अब जो नई क्लासेस है, नया कंटेंट, वो पुराने के अंदर थोड़ी ना डालेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी तो कॉमन सेंस की बात कर लिया करो। मानते हो इस बात को? तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसका आयो? मंजीत कोहाड़।
13%। वेरी गुड भाई, मंजीत कुहाड़ का बिल्कुल सही 13%, बाकी सबका गलत है भाई। रट लेना, याद कर लेना, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। ठीक है गुरुजी, दिल्ली पुलिस के बैच के बारे में बताओ भाई। दिल्ली पुलिस का बैच चलने लग रहा है भाई, फूलचंद अप्रैल में स्टार्ट किया था और अभी तक चलने लग रहा है भाई। ठीक है, उस ये जीके भी उसी के अंदर जाती है, उसके अंदर भाई स्टेटिक जीके पूरी करवा चुका हूं, और तुम्हारी क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, पॉलिटी पूरी करवा चुका हूं, तुम्हारी ज्योग्राफी पूरी करवा चुका हूं, इकोनॉमिक्स अभी चलने लग रही है। मोटा मोटा ये समझो आज तारीख होगी है 13 तारीख होगी ना, 24 तारीख तक तुम्हारी इकोनॉमिक्स पूरी करवा दूंगा, फिर 25 तारीख से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोटा मोटा 20 सितंबर तक हिस्ट्री पूरी, मतलब 20 सितंबर तक मेरे एंड से दिल्ली पुलिस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जीके का तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैथ का भी तुम ये समझो अभी अलजेब्रा चलने लग रहा है, एडवांस मैथ चलने लग रहा है, मैथ भी ये समझो इस महीने के एंड तक मैथ पूरा हो जाएगा दिल्ली पुलिस का। रीजनिंग का भी कोई 1-2 टॉपिक रह रहा है, कंप्यूटर की क्लासें भी स्टार्ट कर रखी, कंप्यूटर की 3 क्लासें हो चुकी हैं लगभग, ये समझो कि सितंबर के एंड तक दिल्ली पुलिस का सारा सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा बैच के अंदर भाई। ठीक है, चलो आगे, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड। जीडीपी जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की लागत को ध्यान में रखता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसी जीडीपी जो कि इस चीज को ध्यान में रखे कि हाँ भैया हम जो कमाई करने लग रहे हैं इससे पर्यावरण का लॉस होने लग रहा है, तो उस जीडीपी की कमेटी को क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी कमेटी किसको बोलते हैं? यानी ऐसी जीडीपी की कमेटी जो कि हम पर्यावरण के, मतलब जैसे मान लिया आपने पेड़ काट काट के बेच दिए, उससे हमारे देश के अंदर जो कमाई होने लग रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोग कितने पेड़ काटो जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बरकरार रहे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे, आगे चलो जी, अगला देखो कौन सा है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस क्या होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अरे सीधी सी बात है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है बराबर में जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसके अंदर से क्या माइनस करते हो? डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। ठीक है, फॉर्मूले नहीं करवाए थे। अगर यहां पर आ जाए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो इसके अंदर से क्या माइनस करोगे? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट करोगे माइनस में, फिर वही सेम टू सेम डेप्रिसिएशन। सिंपल सा तो फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर से? हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स किसके अंदर से माइनस होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर आना है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है, क्या है आपका जीडीपी मान लिया हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, और जीडीपी मार्केट प्राइस है। देखो अगर सेम है फैक्टर कॉस्ट तो डेप्रिसिएशन, अगर चेंज हो जाता है तो जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर से क्या माइनस हो जाएगा? हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। ठीक है भाई, जिसने थ्योरी की क्लास नहीं लगा रखी उसके समझ में नहीं आएगा, पहले बताने लग रहा हूं। सर ये क्लास सीएचएसएल के लिए, हाँ सीएचएसएल के लिए लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मनीषा चौधरी एसएससी लेवल का मैथ तो यो जीके करवाने लग रहा हूं भाई। ठीक है, आगे चलें, अगला देखो क्या है। व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज 10,000 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 2,000 करोड़। देखो अच्छा प्रश्न दिया गया है भाई, हमारी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक का मतलब समझते हो? डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ हमारी घरेलू आय। घरेलू आय का मतलब ऐसी कमाई जो कि सिर्फ हमारे देश की बाउंड्री के अंदर ही हुई है, उसको बोलते हैं घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम। अब इन्हें क्या दे रखा है कि नेशनल इनकम हमारी 10,000 करोड़ दे रखी है। नेशनल इनकम का मतलब हो गया हमारे पास यानी ऐसी कमाई जो कि हमारी विदेशों के अंदर से भी आई है और जो हमारी देश के अंदर भी कमाई गई है, तो यानी उसको क्या वो हमारी कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेश से जो हमने पैसा कमाया है वो कितना हमारे पास? 2,000 करोड़ है। ठीक है, तो हमारे देश की हमारी जो घरेलू आय है वो कितनी हो जाएगी? अगर हमारे जो देश की जो जितनी पूरी कमाई है से हमारे देश की और विदेश की सारी मिला के उसके अंदर से अगर हम विदेश वाली घटा देंगे तो हमारे पास हमारे देश की कमाई आएगी या नहीं आएगी? हमारे देश की जो डोमेस्टिक इनकम है घरेलू आय वो आएगी या नहीं? तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8,000 करोड़ क्या हमारी घरेलू इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, सिंपल सा था। आगे चलते हैं, कौन सा? द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन। क्या चीज दे रखा है भाई? जो भी हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी की जो वैल्यू जो पब्लिश की जाती है, पीआईबी ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये चीजें प्रकाशित की जाती है। भाई इंडिया की जीडीपी इतनी है, ठीक, इतना वो है, तो किस चीज के अंदर प्रदर्शित करते हैं? डॉलर के अंदर प्रदर्शित करते हैं, येन के अंदर, युआन के अंदर, या इंडियन रुपीज? किस चीज के अंदर भारत की जीडीपी है प्रदर्शित की जाती है? बताओ फटाफट से। सर 15 अगस्त का क्या प्रोग्राम है? भाई दीपक 15 अगस्त का
प्रोग्राम तुम बता दो, छुट्टी करनी छुट्टी कर देंगे भाई, क्लास लेनी क्लास ले लेंगे। आप ही तो नू हाँ भाई कोई अपना नू कौन में बाहर का प्रोग्राम है कुछ और है, ठीक है, क्लास के लिए अवेलेबल रहूँगा, तुम्हारी मर्जी रहेगी। अगर तुम बोलोगे क्लास लेनी तो ले लेंगे, और तुम बोलोगे कि क्लास नहीं लेनी तो छुट्टी कर देंगे भाई, हमको झंडा लहराना है तो तुमको झंडा लहराने की छुट्टी दे देंगे भाई, ठीक है। बाकी मुझे पता तुम कौन सा झंडा लहराओगे हैं। समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कौन से झंडे की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, अब मैंने आपको क्या बताया, जीडीपी है हर देश की उस देश की करेंसी के रूप में कैलकुलेट होती है, ठीक है। अपने देश की जीडीपी अपनी करेंसी के रूप में कैलकुलेट होगी इंडियन रुपीज के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या हमारा, इन विच ईयर डिड इंडियाज रेशियो ऑफ पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी गो अप टू ए रिकॉर्ड 84.2%। किस वर्ष भारत का सार्वजनिक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात रिकॉर्ड 84.2। मतलब क्या चीज दे रखा है भाई, जो भी हम लोग, जो भी हमारी पब्लिक, मतलब जो भी सरकार ने जो भी ऋण ले रखा है, ऋण का मतलब हो गया जो भी हमने लोन ले रखा है सरकार ने, ठीक है, और जो हमारी जो जीडीपी है इसका जो रेशियो है वो हमारा 84.2% के ऊपर पहुंच गया था। कौन से साल के ऊपर, इसका मतलब समझते हो, 84.2% का मतलब ये है, अब जैसे मान लिया आपने ऋण तो ले लिया, मान लिया आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने लग रहा हूं कि 842 रुपए का आपने लोन ले लिया और आपके देश की कमाई है 10 रुपए, तो ये रेशो कितना आ गया, ये रेशो हो गया आपका 84.2%। इस तरीके से बना है ये, आपको पता हो तो, ठीक है। कैसे बना हमारा भाई, हमारे देश की कमाई तो है 10 रुपए, हमने लोन ले रखा 842 रुपए का, तो कौन से साल में, साल 2003 के अंदर ये घटना हुई थी कि हमारे देश ने जो पैसा ले रखा, जो ऋण ले रखा था, लोन ले रखा था, लोन लिख दिया कि सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारे देश ने जो पैसा जो ले रखा था ना उधार, और जो हमारे देश की कमाई थी, जीडीपी थी, उसके बीच में 84.2% का रेशो पहुंच गया। ये कितना रेशो होना चाहिए जी, ये 1 से कम होना चाहिए। अगर हमारा देश विकसित देशों के अंदर आता है तो ये रेशो हमारा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, तब हमारी बात बने। यानी कि जैसे मान लिया हमारी कमाई तो मान लिया 10 रुपए हो, ठीक है, और हमने लोन ले रखा हो 1 रुपए का, तब ये बन जाएगा 0.1% के करीब, यानी कि 1 से तो छोटा हो गया, 1 से तो छोटा हो गया, यानी तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित है, ठीक है, हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग खुद आत्मनिर्भर हैं, हमारे गुदा में इतना दम है, हमारे पास खुद के पैसे हैं, ठीक है। अब तो नो समझो यार 842 रुपये तमना, मतलब ये तो एक एग्जांपल के रूप में समझाने लग रहा हूं, 842 रुपये तुमने दूसरे देशों से उधार ले रखे हैं, 10 रुपये तुम्हारी कमाई है, कितना डिफरेंस है, 100 भी को नहीं कमाई, 100 तो भी ये समझो 8 पे पहुंच जावा है, 100 भी को नहीं, तो ये डिफरेंस अपना रेशो है, ये इस हिसाब से होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला देखो कौन सा है, द जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड। जीडीपी डिफ्लेटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, कड़ा गया, बताओ, प्राइस इंडेक्स ही तो बोलते हैं, बताओ कौन सा आएगा, इंप्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स या इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर या एक्सप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, बताओ कौन सा बोलते हैं। सर केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर की क्लास प्री बैच में भी डालोगे क्या, नहीं डलेगी भाई निशा मलिक, नया कंटेंट नए बैच के अंदर डलेगा मेरे भाई, पुराने बैच तो यार वो तो दोनों सोचो मैं थोड़ा सा ठीक सू, मजाक की बात नहीं, बाकी टीचर तो जिस दिन पेपर हो लेना अगला दिन बैच बंद कर दें भाई, मैं दोनों सोचो मैं जल्दी लिया उस 1 साल लगा आपको लगा लगी वैलिडिटी चली जाएगी, उसे कंटेनर 100 बार पढ़ लो, मानो यह बात है, मजाक की बात नहीं। आप चाहे हरियाणा में हो चाहे आप बाहर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लेना, जिस दिन पेपर हो जाता है ना अगले दिन से जो भी वहाँ के टीचर हैं या जो भी फैकल्टी है वो बैच को बंद कर देती है, ठीक है, बैच मतलब क्लोज। जैसे अभी सीईटी का पेपर होया तो प्री का बैच क्लोज, मतलब सबकी वैलिडिटी खत्म, लेकिन भाई मना तो फिर भी छोड़ रखा है कि हाँ भाई चलो भाई जिस बच्चा सिलेबस पूरा नहीं आया था, कुछ रह गया था, वो अपना रिवीजन मारी जाए, इसमें दोबारा पढ़ी जावे, ठीक है। मैं तो फिर भी नहीं सोच रहा भाई जत्ती खरीदा भाई, जत्ती वैलिडिटी खत्म नहीं, इतना चाल ही जाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीधी बात है, जीडीपी डिफ्लेटर आएगा तो प्राइस डिफ्लेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला चलते हैं, देखो कौन सा, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, पुराने समय में इसका नाम क्या था, एनएसओ,
ठीक है, तो एनएससी हो गया भाई, उस टाइम कमीशन था। ठीक है, द बेस ईयर ऑफ द जीडीपी सीरीज इन इंडिया वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-5 टू डैश विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2015। मतलब क्या चीज दे रखी है भाई, जो भी हम लोग जीडीपी जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका बेस ईयर है ना, वो आपका 2004-5 से 2011-12 मानेंगे। यानी कि इसकी तुलना में हम जीडीपी कैलकुलेट करें। कैसे? जैसे मान लिया भाई इस टाइम हमारी जीडीपी थी मान लिया 100, ठीक है, तो अब वर्तमान में जो हमारी जीडीपी होगी, जैसे मान लिया 2025 में जो जीडीपी मान लिया हमने भाई 125 रहेगी, तो हम लोग इसके कंपैरिजन में मानेंगे भाई इसके कंपैरिजन में हमारी जीडीपी 25% अधिक है। ठीक है, यानी कि जो 2004-5 और 2011-12 वाले जो ईयर है ना, इनके बीच में जो हमारी जीडीपी थी उसको बेस ईयर मानेंगे, उसके कंपैरिजन में हम हमारी वर्तमान की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो आगे आ सकता है आपके एमसीक्यू के अंदर। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी। बस सबसे ज्यादा जो इंडिया की जीडीपी में है कौन से सेक्टर का योगदान है अभी वर्तमान कंडीशन के हिसाब से। देखो मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उस टाइम जो सबसे ज्यादा योगदान होता था वो कृषि सेक्टर का था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान था। मतलब सारा का सारा सौदा खेती बाड़ी पे डिपेंड करता था। अब आपको हम पुराने समय की बात बता दूं, मेरे दादाजी की बात बता देता हूं। मेरे दादाजी आर्मी में थे भाई, ठीक है, और वो मतलब कि लास्ट में है ना, मतलब कि आर्मी को छोड़ ही आए थे। ऐसे बोले भाई इससे फालतू कमाई तो मैं मेरे खेत में कर लेता हूं, क्योंकि सैलरी इतनी कम होती थी पुराने समय के अंदर। ठीक है, और एक और मतलब कि मेरे जो दादा के भाई थे वो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल होते थे पुराने समय के अंदर, और 125 रुपए सैलरी मिलती थी। साइकिल के ऊपर जाते थे, मतलब कि उसके ऊपर 4-5 साल ड्यूटी करी, छोड़ दी। बोले मैं तो मेरे किले का, मैं जो मेरे पास खेत है उसके अंदर से कमाई कर लूंगा। और जो दादाजी के भाई थे उनके पास 21-22 किले थे, ठीक, बोले मैं तो उसके अंदर से कमाई कर लूंगा। यहां पर मिले 125 रुपए, पूरे महीने जाओ खेत के अंदर, उससे फालतू इनकम कर लेंगे। 21-22 किले हैं, मानते हो ये बात है। तो पुराने समय के अंदर ऐसे हालात थे, तो लोग मेनली खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि सरकारी नौकरी होगी या कुछ होगी उनके अंदर सैलरी इतनी नहीं होती थी। और पुलिस वगैरह की तो 65 रुपए सैलरी होती थी, 65 रुपए सैलरी पर मंथ की पुलिस के अंदर लग जाओ भाई, उसको सरकारी नौकरी बोलते थे। आप ये सोचो, और आज के दिन में 65 हजार पहुंच रही है। लेकिन महंगाई भी तो बड़ी है, मतलब अगर हम उस युग के हिसाब से देखें ना तो अभी भी 65 रुपए के बराबर ही है। अगर हम जो पुराना समय देखें ना तो उस समय के हिसाब से जो वर्तमान में जिसकी सैलरी 65,000 वो 65 रुपए के बराबर ही है, क्योंकि महंगाई भी तो उतनी बड़ी है। उस समय घी 1 रुपए का आ जाता था 1 किलो, आज घी लेके देख लो 1 रुपए में 1 किलो मिल भी जाए तो तुमको कितने गुना बढ़ गया रेट। मानते ये बात है, उस समय की चीजों यार बहुत डिफरेंस है। उस समय दूध आपको 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो इतने मिल जाता था, आज दूध का रेट देख लो 90 रुपए किलो मिलता है। तो कितने गुना प्राइस बढ़ चुके हैं आप ये तो देखो, प्राइस भी तो बढ़िया ना, 45 गुना 50 गुना इतना प्राइस बढ़िया है, तो सैलरी भी तुम्हारी उतनी बढ़ेगी। यानी बात वही सेम है। उस टाइम बस फायदा ये था, उस टाइम क्वालिटी अच्छी मिल जाती थी। आज के दिन में सारे बेईमान हो रहे हैं। उस टाइम ये था 2 रुपए किलो दूध मिलने लग रहा था, तो दूध शुद्ध मिलता था, उसके अंदर ये नहीं था पानी मिला दिया। आज का दिन में 95 रुपए किलो दूध मिला, 90 रुपए किलो दूध मिला, तो उसका पानी पड़ा पाओगा। दूध को ना मात्र नकली दूध भी बना, पाउडर गेल के बेरा क्या गेल दूध बना के बेचते हैं। और एक और चीज आपको बताता हूँ, थैली थुलियां दूध ना पिया करो भाई। चाहे आप लोग दिल्ली का मेरा जिस तरह से दूध पीने की टाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैलियां का दूध कदापि ना पिया करो, सब तो बड़ा गंद हुआ है, मजाक की बात नहीं। तो बेरा को नहीं कि सच्चाई का जिस दिन बेरा पाट जाएगा ना होश उड़ जाएंगे। मेनली समझ लो कैंसर के जनक हैं थैलियां वाले दूध, लियो कदे भी ना लियो, कदे भी गलती था। ठीक है, भूखे रह जियो, थैली वाला दूध कदे भी ना पियो, ना दूध ना दही, थैली वाले बिल्कुल बैन कर लो उसे घर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट, सर्विस। वर्तमान में हमारा कौन सा जो सेवा सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, उसका जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान है। सेवा सेक्टर कौन सा जी? वर्तमान जैसे सेवा सेक्टर के अंदर आता है सरकारी नौकरी आप करने लग रहे हैं, यानी आप सरकार की और जनता की सेवा करने लग रहे हो। ये भी हमारा किसके अंदर आता है? सर्विस सेक्टर के अंदर। आप प्राइवेट जॉब करने लग रहे हो किसी कंपनी के अंदर या और है, ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। आप अपना कोई बिजनेस करने लग रहे हो, आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, ये भी इसी के अंदर आता है। मतलब ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सर्विस यानी कि सेवा सेक्टर के अंदर आते हैं। और वर्तमान में भारत की जीडीपी के अंदर इन्हीं का योगदान सबसे ज्यादा है। बिजनेसमैन सबसे ज्यादा टैक्स देता है आज के दिन में। उसी देखो आपको मैं बताता हूं, ये देश है, आप जो बोलते हो ना भाई ये है वो है, ये देश बिजनेसमैनों की वजह से चलने लग रहा है, मजाक की बात नहीं। ठीक
ठीक है, आप ये सोचो जिस दिन अगर अपने देश से बिजनेसमैन खत्म हो गए ना, खत्म हो गए, ठीक है, उस दिन टैक्स आना बंद हो जाएगा, टैक्स जीरो हो जाएगा। अब बिजनेसमैन आप ये सोचो भाई, अब अंबानी जी हैं, कोई भी और है, विदेश से भी तो पैसा ले आने लग रहा है, अपने यहाँ से सामान बेचने लग रहा है, विदेश के अंदर पैसा जाने मतलब सामान जाने लग रहा है, वहां से पैसा लेके आने लग रहा है, उस पैसे से तुम्हारा टैक्स भरने लग रहा है, उस टैक्स से तुमको सैलरी मिलने लग रही है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, फिर प्राइवेट एम्प्लॉय अगर कुछ भी लगा लो उनको सैलरी मिलने लग रही है। तो सैलरी किससे मिलने लग रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? मेनली बिजनेसमैन के टैक्स से मिलने लग रही है, ठीक है। तो यानी जिस दिन अगर बिजनेसमैन खत्म हो गया तो ना तो गवर्नमेंट जॉब रहेगी, ना गवर्नमेंट जॉब की सैलरी रहेगी। तो ये सारा साइकिल बना हुआ है। बिजनेसमैन पैसे का एक तरीके से उत्पादन करने लग रहा है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय बिजनेसमैन की हेल्प करने लग रहे हैं उसके पैसे के उत्पादन में, फिर वो बिजनेसमैन उस पैसे को सरकार को देता है टैक्स के रूप में 20% 30%, फिर वहां से सरकार सड़कें बनाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जाती है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी ये देखता है अगर उसकी सैलरी ज्यादा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी टैक्स कटता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा साइकिल बना हुआ है, एक दूसरे ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है, आप किसी भी सेक्टर को बंद नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल बेस है आपके, ये तो अपने देश की इकोनॉमी का मेन बेस सेक्टर है, ठीक है। ये हैं तो आपके पास चीजें बची हुई हैं। आप ये तो फिल्म सेक्टर है आपके पास, जो मूवी सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री आपके पास, फिल्म में कितने कितने करोड़ की कमाई करने लग रही है, 500 करोड़ की कमाई, ठीक है, 1000 करोड़ की कमाई, इतने इतने करोड़ की कमाई करने लग रही है। अब आप ये सोचो भाई, इतने करोड़ की कमाई एक तरीके से बिजनेस ही तो है, ये उनका बिजनेस है। अब इस 1000 करोड़ की कमाई के अंदर सरकार को 18% जीएसटी जाता है। अब ये सोचो 18% जीएसटी जाता है सरकार के पास 1000 करोड़ के अंदर, तो सरकार की कितनी कमाई होने लग रही। बाय चांस अब ये तुम ये सोचो भाई, ये फिल्म बनाने वाले ये भी इस धंधे को छोड़ दें और कहीं जॉब लग जाए करने प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो ये टैक्स कहां से आएगा? सरकार के पास नहीं आएगा। अब अपने देश के अंदर स्किल की कमी हो रही है, बिजनेसमैनों की कमी हो रही है, इसी वजह से सरकार टैक्स बढ़ाने लग रही है। अगर अपने देश के, अब जैसे आप दुबई के अंदर जाते हो, दुबई के अंदर आप देखना जाके, उधर आपका कोई टैक्स नहीं है। दुबई के अंदर टैक्स क्यों नहीं है? ना वहां पर जीएसटी, ना वहां पर इनकम टैक्स। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट इंप्लॉय इतने नहीं, मतलब हर कोई वहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए इसके लिए नहीं तरसने लग रहा। वहां के लोगों के अंदर स्किल है। अब बिजनेसमैन ज्यादा तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी कम देनी पड़ती है। दूसरा, वहां पर तेल के कुएं भी बहुत ज्यादा है, तो तेल के कुएं तो वहां से तेल बेचते हैं, तो वहां से सरकार की कमाई हो जाती है अच्छी खासी। अब सरकार को फालतू ही सैलरी देनी नहीं किसी को, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना कुछ और को, तो वो पैसे बच जाते हैं। वहां की सरकार भी इतनी करप्ट नहीं होती, पढ़े लिखे लोग जाते हैं आगे संसद के अंदर या फिर जो भी मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं। यहाँ पर तो अनपढ़ व्यक्ति बैठ जाते हैं ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर, फिर वो देश को लूटते हैं, ठीक है। यहाँ पर सांसद ये खाएगा, विधायक ये खाएगा, आम आदमी ठेंगा लेगा, कुछ नहीं खाएगा। यहाँ पर तो ये रूल है। तो इसलिए दुबई के अंदर टैक्स नहीं है, बिजनेसमैन ज्यादा है, ठीक है। तो यानी लोग खुद काम करने वाले ज्यादा हैं, उनको सरकार से जरूरत पड़ती ही नहीं। बस उल्टा सरकार तो हेल्प और करती है। अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना, सरकार आपको पैसे और देगी, हाँ भाई आप अपना बिजनेस सेटअप करो। इधर तो उल्टा सिस्टम है, इधर ऐसा कुछ नहीं होता। इधर सारे लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, प्राइवेट जॉब की तरफ आते हैं, अपना दिमाग लगाते ही नहीं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि आप कोई मतलब कि अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। कैसे जी? जैसे मान लिया, आप खुद सोच के बताओ, आपने +2 कर ली या आपने ग्रेजुएशन कर लिया आज के दिन में, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो या आपने +2 कर ली, आप मेरे को ये बताओ सिवाय गवर्नमेंट जॉब के आप क्या कर सकते हो? आप खुद सोच के बताओ एक बार के लिए मेरे को। आपने +2 कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप सिवाय गवर्नमेंट जॉब के क्या कर सकते हो? आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हो ना? तो प्राइवेट कंपनी के अंदर जा सकते। क्यों नहीं जा सकते जी? क्योंकि प्राइवेट कंपनी वाले मांगे एक्सपीरियंस, आपको काम करना आता है नहीं, क्योंकि काम आपने कभी सीखा ही नहीं, अपना एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, कभी काम करना सिखाया ही नहीं, तो कहां से जाओगे प्राइवेट कंपनी वाले काहे लेंगे आपको, ठीक है। बिजनेस तुम खुद कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको वो स्किल ही नहीं सिखाई। तुम अपना दिमाग लगाओ भी बिजनेस नहीं, रट्टू तो ताला सिस्टम बना रखा था एजुकेशन सिस्टम में, रटी जाओ चीज जाना, पेपर दे जाओ, पाड़ी जाओ, ले जाओ 90%, ठीक है। कुछ भी नहीं खोल सकते भाई तुम अपना बिजनेस धंधा। अब बिजनेस मान ले तुम नाई की दुकान खोलना चाहो, कुछ और भी बिजनेस करना चाहो, तो उसके लिए क्या स्किल चाहिए, दिमाग चाहिए। वो दिमाग आपका बचपन से डेवलप करना पड़ता है भाई, एजुकेशन के साथ साथ वो चीजें नहीं सिखाई जाती। तो आदमी बात है, तो ये अपने एजुकेशन सिस्टम की कमी है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार के अंदर जाए तो वो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है भाई, कि भाई इस चीज को चेंज करो, लोगों के अंदर
7वीं 8वीं क्लास से कुछ ना कुछ स्किल डाल लो। बिजली के तार ठीक करने सिखा दो, ठीक है, थोड़ा हल्की फुल्की कटिंग करने सिखा दो, हल्के फुल्के, मतलब कल को मान लो +2 के बाद वो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करता, उसको नहीं भी मिल पाती, तो उसको ये तो होता कि भाई हाँ भाई मेरे को ये काम आता है, मैं अपनी दुकान खोल सकता हूँ। मान लो यह बात है। या कुछ और भी उसको टेक्नोलॉजी वाली चीज सिखा दो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ग्रोथ करने लग रही है, उस चीज के ऊपर पैसा लगा के उस बच्चे को वो चीज सिखाओ, ताकि कल को बच्चा अपने देश के लिए भी एआई डेवलप कर सके। अमेरिका वालों का खुद का एआई है, चाइना वालों का खुद का एआई है, अपने भारत वालों का क्या है? कुछ नहीं है, बस टाइम पास करा है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने बच्चों के अंदर वो स्किल ही नहीं बनाई गई। अपने बच्चे तो बेचारे रटते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, और बेचारे पास कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अब आप लोग बोलोगे आप भी तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हो, भाई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बदल दो एजुकेशन सिस्टम ना। हम तो तैयारी करवानी बंद कर दें। अब लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, तो हम क्या करा भाई? मानो यह बात है, तो सिस्टम ही खराब है भाई, शुरुआत से जड़ ही खराब आती आने लग रही है। अगर स्टार्टिंग से ये चीजें सेट की जाए हमारे उसके अंदर कि हाँ भाई बच्चों को ये काम सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी वाली चीजें सिखाओ, कोडिंग सिखाओ, सी लैंग्वेज C+ लैंग्वेज, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं सी लैंग्वेज होती क्या है। आप विदेश के किसी बच्चे से पूछ लो सी लैंग्वेज C+ लैंग्वेज क्या होती है, सबको पता है। कोडिंग वगैरह तुमको कुछ भी नहीं आता। मानो यह बात है, तो कहां से तुम डेवलप करोगे? एआई बनेगा ही नहीं। आगे चलो। Each of the following statement include two terms in 3 cases. The two terms means the same as each other. In which of the following cases do the two terms not mean the same as each other? भाई कौन सा केस है जिसके अंदर दोनों की दोनों टर्म हमारी सेम नहीं है? The best period and the reference period, सर्वोत्तम अवधि और संदर्भ अवधि। Nominal GDP and GDP at current price, क्या ये दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के समान नहीं है? चेंज इन द रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बताओ। बताओ भाई, बस तुम्हारा पूरा ही हो गया ये लगभग। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, चेंज इन द रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक में परिवर्तन। क्या चीज देखिए, देखो प्रश्न को दोबारा से समझो। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड टू टर्म इन 3 केसेस। द टू टर्म मीन्स द सेम एज ईच अदर, ठीक है, सेम एज ईच अदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू द टू टर्म्स नॉट मीन द सेम एज ईच अदर। मतलब कि देखो क्या है, 3 केसों के अंदर है, 2 टर्म हमारी सेम मिलेंगी एक जैसी, लेकिन एक केस ऐसा जिसके अंदर दोनों की दोनों टर्म हमारी सेम नहीं मिलती। क्या दे रखा है भाई, अगर हम लोग रियल जीडीपी के अंदर चेंज करते हैं तो क्या जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर चेंज होता है? बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखो, खुद देखो, आपको क्या बताता मैंने, नॉमिनल जीडीपी बाय में रियल जीडीपी किसके बराबर, गुणा में 100 किसके बराबर होता है? हमारा जीडीपी डिफ्लेटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब रियल जीडीपी के को मान लिया बढ़ा दिए हुए, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इससे बिलोंग करता है, बाकी ये बिलोंग नहीं करते। नॉमिनल जीडीपी है, क्या वो करंट प्राइस के ऊपर बिलोंग करते हैं? करंट, हाँ, नॉमिनल जीडीपी हमारी करंट के ऊपर ही बिलोंग करती है, बिल्कुल सही है। हमारी रियल जीडीपी हमारी कांस्टेंट प्राइस पे बिलोंग करती है, बिल्कुल सही है। और द बेस्ट पीरियड एंड द रेफरेंस पीरियड ये भी हमारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, चलें आगे। आगे तो क्या पूरे हो गए भाई? तो भाई ये थे हमारे भाई प्रश्न, जीडीपी चैप्टर तुम्हारा करवा दिया भाई पूरा, ठीक है। वेरी गुड भाई, जीडीपी चैप्टर हमारा हो चुका है भाई पूरा, ठीक है। जीडीपी पूरा हो गया तुम्हारा, जीएनपी पूरा हो गया, एनडीपी पूरा हो गया, एनएनपी पूरा हो गया, ठीक है। रियल पूरा हो गया तुम्हारा, और ये तो कौन सा था, रियल जीडीपी होगी, और एक तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी, ये भी हो गया। प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। सारे की सारी टर्म मैंने तुमको करवा दी हैं, ठीक है। सारे एमसीक्यू करवा दिए, कुछ एमसीक्यू मैंने कल की क्लास के अंदर करे थे, कुछ आज करे हैं। पूरा चैप्टर हमारा निपट गया है, ठीक है। अब हम कल से करेंगे इन्फ्लेशन, यानी कि अगला जो चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम होगा महंगाई, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर एक साथी के चैप्टर क्लियर हो गया। आज तक भी अगर आपके समझ में नहीं आया था और आपने अगर अभी भी 2
क्लासेस थ्योरी की ढंग से पढ़ी हैं और ये एमसीक्यू करे हैं तो आपके इजीली समझ में आ गया, और पेपर के अंदर आप ठीक करके आओ, गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, ओके। तो भाई इसकी पीडीएफ वीडियो सारी आपको मिल जाएगी। जॉब्स टारगेट नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करो तो उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको मिल जाए, कोई सा कोर्स लेना चाहिए उधर ही आपको एक क्लास मिल जाएगी। और सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, मिलते हैं अपना कल। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस का बैच अभी भी मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप के ऊपर ही है, नहीं मिलेगा भाई, दिल्ली पुलिस का बैच है अभी भी ऐप के ऊपर।